नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और हर हफ्ते हम ये पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बाजार के एक दिग्गज से हम बातचीत करते हैं। और आप क्योंकि एक निवेशक हैं, अपने पोर्टफोलियो में निवेश विकल्पों को शामिल करते हैं। बाजार की दशा और दिशा एक्सपर्ट के मुताबिक किस तरह से आपके काम की आ सकती है, इस पर मंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान प्रतीक अग्रवाल, एमडी सीईओ मोतीलाल ओसवाल एएमसी। और प्रतीक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मेरे ख्याल से आपके साथ ये पहली चर्चा है निवेश की एबीसीडी में। तो बता दें कि इस शो में हम बाजार की दशा दिशा, निवेश और तमाम मुद्दों पर तो बात करते ही करते हैं, लेकिन आप भी बतौर निवेशक कैसे हैं उसके बारे में भी सवाल हम आपसे पूछते हैं, जो कि आगे होगा शो में। लेकिन चलिए शुरुआत फिलहाल करना चाहती हूँ इलेक्शन मैंडेट को लेकर, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी कुछ इसी के इर्द गिर्द फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो अब बढ़ चुके हैं, बाजार में थोड़ी जो चिंताएं थी वो छटती भी दिखाई दे रही है। जो मेन पोर्टफोलियोज है वो उनके भरोसेमंद और पुराने मंत्रियों को ही दिए गए हैं बीजेपी में। आप अब बजट हमारे हिसाब से एक अहम इवेंट होगा सर, देखिए, जहां पर हम सबको ऐलानों की उम्मीद होगी और जो पॉलिसी रिफॉर्म कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं उसी को शायद जारी रखने को लेकर हमारी नज़रें बनी होंगी। आप बताएं, आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से और बाजार को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक इंटरिम बजट सबमिट किया गया था। इंटरिम बजट में जो नंबर्स का आकलन था, उसमें जैसे जो बड़ी आइटम होती हैं, एक वेजेस होता है, एक इंटरेस्ट होता है, वो तो फिक्स्ड ही रहने वाला है। द इंटरिम बजट और फाइनल बजट में वो नंबर मोटा मोटी सेम रहने वाला है। अब बीच में क्या हुआ है कि आरबीआई से गवर्नमेंट को जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा डिविडेंड मिला। तो देयर इज एन एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेंड 1 लाख करोड़ मोर। तो अब जो फाइनल बजट आएगा, देखना ये है कि ये 1 लाख करोड़ कहाँ स्पेंड करते हैं। ये हो सकता है कि अगर एक स्टेट को स्पेशल दर्जा दिया जाए और वहाँ कैपिटल बनाने के लिए कुछ फंड एलोकेट किए जाए, तो वो तो पार्ट ऑफ द केपेक्स थीम है। अगर जैसा कुछ अनाउंसमेंट पिछले कुछ दिनों में हो चुके हैं कि घर बनाए जाएंगे लोअर गरीब वर्ग के लिए, उसके लिए कुछ एलोकेशन हुई, तो वो कुछ 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 चीजें आएंगी। बट मोटा मोटी ये 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ गया है, प्लस एक जीएसटी में बॉयंसी है जो शायद इंटरिम बजट के समय नहीं दिखी होगी। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो स्पेंड कहाँ किया जाएगा, वो देखना है। जो इंटरिम बजट था उसमें कुछ क्षेत्र जैसे डिफेंस, उसमें जो इंक्रीज आया था शायद ज्यादा हो सकता था। केपेक्स पे स्पेंड थोड़ा ज्यादा हो सकता था। तो यहाँ पे हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको डेल्टा दिखेगा और शायद थोड़ा वेलफेयर स्पेंड्स में भी बढ़ोतरी दिखेगी। तो ऐसा ऐसा मानना है। जैसे कि टैक्सेशन एक्स्ट्रा की जो थॉट प्रोसेस है, वो आज के दिन आई थिंक काफी फीडबैक है गवर्नमेंट को कि टैक्स लेवल्स काफी हाई हैं। शायद इंडिया में कई सारे विदेशी कंट्रियों से ज्यादा टैक्स लेवल्स हैं। तो मतलब कई सारे क्षेत्रों में गवर्नमेंट टैक्सेस में अगर उसको रियायत बरतनी है, तो जो बॉयंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद बरत दे। जैसे कि डिविडेंड है, डिविडेंड पे कंपनी भी टैक्स पे करती है और उसके बाद निवेशक भी टैक्स पे करता है। ओवरऑल जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो काफी हाई हो चुका है फॉर द हायर इनकम क्लासेस। मोर ओवर, अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी को लेके चलें तो शायद काफी ज्यादा टैक्सेशन है वर्सेस अदर कंट्रीज। और वही है, मतलब एक प्रॉमिस था कि जो कंप्लायंट टैक्स भुगता है उसको रियायत दी जाएगी कभी ना कभी। सो लेट अस सी व्हेन द डे कम्स।
मेरे ख्याल से यहाँ पर उम्मीदें बहुत सारी हैं और मांगे भी बहुत सारी है, लेकिन आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको अपने जवाब में पिरोया है। तो सर ये बताइएगा प्रतीक जी, आप किस तरह के निवेशक हैं? नहीं तो हम हाई क्वालिटी ग्रोथ फोकस निवेशक हैं। हमारा मानना है कि 100 रुपए की ईपीएस 125, 160, 200, 250 की दर पे चले। जितनी स्मूथली जा सकती है उतनी स्मूथली जाए, तो जो भी बिजनेस अंडरलाइंग है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और मार्केट को आप समय दें तो मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करता है। So, हाई क्वांटम ऑफ ग्रोथ, लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ, दोनों का होना बहुत जरूरी है, जिस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है। तो QGLP जो है हमारी फिलॉसफी है, तो ये जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छी होना बहुत जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस शुड मेक सेंस। आपका निजी पोर्टफोलियो कैसा है और आप निजी तौर पर किस तरह के निवेशक हैं? हमारा पोर्टफोलियो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। अगर मैं आपको प्रेजेंट में लेके आऊं और पास्ट से अवगत कराऊं वापस से, तो एक टाइम था जब देश में मारुति जैसी कंपनी आई और उसका पूरा इकोसिस्टम बना। उसने जीडीपी को एक सपोर्ट किया, और आज के दिन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में एक बड़ी जगह रखती है। उसके बाद अगर हम आगे आए तो सॉफ्टवेयर एज एन इंडस्ट्री हैपेंड। 93 94 के पीरियड में शुरुआती दौर था। आज के दिन 7% ऑफ जीडीपी है। अगर आप जीसीसी को इंक्लूड करेंगे तो करीबन 10% ऑफ जीडीपी बन जाता है। वैसे ही इसी दौरान टेलीकॉम भी आई। उसके बाद अगर आप आगे आते हो 2000 से 2007 के बीच में, शायद कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज आई जो कि बढ़ी, और फिर वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आई। पर अगर आप पिछले 5 सालों में देखो तो कई सारी नई स्पेसेस आई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पहले थी ही नहीं, अब आई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3 क्षेत्र तो बिल्कुल ही नए हैं। अगर आप देखो कि इंडिया हल्का हल्का हर साल यहाँ पे जो जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है। तो एक तो हमारी कंट्री फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स, कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट हो रही है। आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, सारी में आपको लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको फायदा हो रहा है। साथ में जो लग्जरी एंड कंजम्पशन की जगह है, ज्वेलरी हो गई, हाउसेस हो गए, गाड़ियां हो गई, महंगी गाड़ियां, तो वो सारों में आपको एक ग्रोथ दिख रही है। तो दिस इज इंडिया पर कैपिटा इनकम इंक्रीजिंग अ बिट वाला फिनोमिनन। और साथ ही अगर आप देखो तो भारत देश में एक और चीज हो रही है कि हमारा देश भले जी ही पोर्टफोलियो में सर काफी यंग आपने ग्रोथ पॉपुलर देश। ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी को रखा हुआ है, लेकिन कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बताएंगे कि आपने कितना इक्विटी और बाकी एसेट क्लास में रखा हुआ है? क्योंकि आपका निजी पोर्टफोलियो से मेरे ख्याल से बहुत सीख भी मिल जाएगी दर्शकों को। जिस तरह से आपने ग्रोथ और ट्रेंड्स पकड़े हैं और जो उदाहरण आपने दिए हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, चाहे हमारा कंपनी का पोर्टफोलियो हो, चाहे निजी निजी, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। वो सारा ही ग्रोथ ओरिएंटेड है, और जो मेरा निजी है वो भी प्राय इक्विटी में ही है। अपार्ट फ्रॉम द हाउस दैट आई लिव इन, सारा कुछ इक्विटी ही में है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अब थोड़ा सा हम सवालों को निवेशकों के पोर्टफोलियो से जोड़ते हैं, क्योंकि रोज़ाना बाजार की चाल को अगर निवेशक देख रहे हो तो फिलहाल उनको 4 जून और उसके बाद का जो बाजार की चाल है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, खासतौर से वो निवेशक जो कि पहली बार शायद इस तरह की गिरावट को एक्सपीरियंस कर पाए होंगे। और उसके बाद उन्होंने अगर अपना निवेश
रोक दिया है, या अपने निवेश को जारी रखना चाहते हैं, या अपने निवेश को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं? देखिए, एम्फी के भी जो अभी नंबर्स आए हैं हाल ही में, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। हमने खासतौर से अगर आप देखें, सेक्टर थीमेटिक में बहुत अच्छा इन्फ्लो आता हुआ देखा हुआ है। एसआईपी के नंबर्स भी लगातार हम देख रहे हैं 20,000 करोड़ के ऊपर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों की पीठ थपथपानी होगी हमें कि उन्होंने बहुत ही नीडर होकर अपने निवेश को बरकरार रखा हुआ है। तो इस तरह के निवेशकों को आप क्या कहेंगे? नई जो खेप है निवेशकों की, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो शायद वॉल्टिलिटी को पहली बार महसूस कर रहे होंगे। मैम, मेरा तो थॉट बिल्कुल अलग है। ये लोग अच्छा। इतने अच्छे हैं कि हमको इनसे सीखना है बजाय कि इनको कुछ सिखाएं। जी तो जी, हम बताइए। हाँ। सोचते रहते हैं कि बाय ऑन डिप्स, ये लोग करके दिखाते हैं। पिछले 18-20 महीनों में आप किसी भी महीने में, जिस महीने में मार्केट की डिप आई, उसमें आप म्यूचुअल फंड का नेट इन्वेस्टमेंट देख लो, इनफ्लो देख लो, वो बढ़ता हुआ दिखता है। तो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स कर रहा है। दूसरा, वो वहां जा रहा है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ है। तो 50 से 60% पैसा मिड स्मॉल और जो आपने कहा थीमेटिक्स, उसमें जाता है, कंप्लीटली फॉलोइंग दी अर्निंग्स ग्रोथ काइंड ऑफ ट्रेंड। और ओवरऑल जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ होती है वहां पे बाजार का रुख भी हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो कर रहा है, कैसे कर रहा है नहीं मालूम, पर आज के दिन उनसे सीखना पड़ेगा अमेजिंग बिहेवियर। जो चीज बाहर भी नहीं दिखने को मिलती, वो यहाँ देखने को मिलती है। जो एक बड़ा इन्वेस्टर एक आरएम के समझाने पे भी नहीं करता, वो एज अ कंट्री, जो हमारा छोटा इन्वेस्टर है, हर एक का बिहेवियर अलग होगा, पर ओवरऑल दे आर एबल टू डू दिस। मतलब मैं तो जब भी वो नंबर को देखता हूँ, आई पिंच माई सेल्फ कि ये रियल है या नहीं। इट इज जस्ट अमेजिंग। इट इज जस्ट अमेजिंग जो हमारे छोटे इन्वेस्टर ने बॉटम ऑफ कोविड से तो भाइयों ने खरीदना शुरू किया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो इस बारी का जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो मोमेंटम चेजर नहीं है। उस बॉटम ऑफ कोविड से आप डेटा देखो, आपका एसआईपी का डेटा, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो का डेटा सब बढ़ा। और वो बाजार का वीक और अनसर्टेन दौर था। अगर आप किसी भी बैलेंस्ड फंड या उसको देखो उस पीरियड में, तो आप देखोगे कि मैनेजर्स ने तो शायद कंजर्वेटिव अप्रोच ली हुई थी। आई से बैलेंस्ड फंड्स एंड दोस काइंड ऑफ फंड्स बिकॉज केवल यहीं पे ही मैनेजर का आपको रुख समझ में आता है। बाकी तो इक्विटी है तो वो इक्विटी पे इन्वेस्टेड ही रहेगा। पर यहाँ पे जो हमारी रिटेल है उसने भर-भर के पैसे डालने शुरू किए उस समय से। तो गज़ब का वो दिख रहा है। और मैं कहता हूँ ये जो रिटेल इन्वेस्टर हमारा है, इसकी जर्नी अभी शुरू हुई है। हमारी पर कैपिटा अभी केवल $2,500 के आसपास है। आने वाले 8-10 सालों में ये सेम चीज़ $10,000 तक जाएगी। कम से कम अगर हमको मलेशिया और थाईलैंड के लेवल तक भी पहुँचना है। तो ये तो जर्नी की शुरुआत है। बहुत लंबी जर्नी है आगे। और इसी तरह से अगर एसआईपी के थ्रू या बाय ऑन डिप्स के थ्रू हमारा रिटेल आता रहे, तो मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है, मैनेजर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और उनके खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए, अब थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं और आपके हाउस व्यू की भी हम बात करते हैं, क्योंकि किस तरह से आपका अब हाउस व्यू बन रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, और किस तरह की आपकी अप्रोच है। इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स का रुख अधिकतर लोग अब करना शुरू कर दिए हैं। कंजम्पशन एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टोरी है जो मैंडेट के बाद उभरती हुई दिखाई दे रही है। बताइएगा ज़रा। नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी, हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं। हम चाहते हैं कि लंबे समय पर जिस भी क्षेत्र में हम ग्रो करें, वहाँ पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इंडेक्स की एवरेज एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हम 2 से 3% का हर्डल रखते हैं अपने दिमाग में। और फिर मैनेजर से अपेक्षा करते हैं कि वो इन क्षेत्रों में जो हाईएस्ट ग्रोथ इन अर्निंग्स 3 टू 5 इयर्स वाले शेयर हों और जहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक हों, उनसे पोर्टफोलियो बनाएं।
तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखोगे तो वो उनका अल्फा ओरिएंटेशन या जिसको कहते हैं कि ट्रैकिंग एरर, जो इंडेक्स से बहुत डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं वो आपको मिलेंगे। फोकस्ड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियोज 20 से 30 नाम के पोर्टफोलियो अक्रॉस द हाउस आपको मिलेंगे। मेरा मानना है कि हमारे जैसा हाउस और कोई नहीं है। वी आर वेरी वेरी डिफरेंट। नाउ ऑल द नेम्स, छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे हम रिस्क कंट्रोल के लिए दूसरे नामों को ले सकते हैं, पर प्राय अगर पूरा ही पोर्टफोलियो ग्रोथ फोकस्ड हो तो जो अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल हमारे पोर्टफोलियो का निकल के आता है वो इंडेक्स से काफी ज्यादा निकल के आता है। तो थीम्स लाइक कैपिटल मार्केट, जिसमें एएमसीज आ सकती हैं, जिसमें एक्सचेंजेस आ सकते हैं, ब्रोकर्स आ सकते हैं, वो हमारे फंड्स में मिलती हैं। लग्जरी कंजम्पशन जिसमें प्रीमियम बिल्डर, मॉल्स, ज्वेलरी कंपनीज आती हैं, एयरलाइंस आती हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो में मिलेगा। न्यू टेक, मतलब वो कंज्यूमर टेक भी हो सकता है, वो फिनटेक भी हो सकता है, वो जरूर मिलेगा हमारे सारे पोर्टफोलियो में। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, चाइना प्लस वन, जिसमें केमिकल कंपनीज, मोस्टली फ्लोरीन केमिस्ट्री की चेन है हमारे उसमें, केबल कंपनियां हैं, जो केपेक्स वाली कंपनियां होती हैं, ये जिन कंपनियों को पीएलआई का बेनिफिट मिला है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के अनुरूप है, aligned with what the world wants to do, aligned with what India wants you to do. रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये सारे क्षेत्र हमारे पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगे। कहीं पे भी आपको लगता है कि ग्रोथ लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ मेंटेन रहेगी, प्राय आपको हमारे पोर्टफोलियो में उस स्पेस का इंक्लूजन दिखना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी डू। हम लोग इंडेक्स फोकस्ड नहीं है। तो जैसे लार्ज कैप आईटी, जहाँ पे आपको प्रॉफिट की दर 8-10% पे बढ़ती हुई दिखेगी, जो कि इंडेक्स से कम है, शायद हमारे हाउस में जीरो होगी। बैंकिंग में जो बड़े बैंक हैं वहाँ पे ग्रोथ इंडेक्स जितनी होगी, बट शायद वैल्यूएशंस जो उनकी हिस्टोरिक रेंज है उससे हमको लगता है नीचे आनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ घट गई है, तो वो हमारे उसमें कम दिखेंगे। सो हमारे जो पोर्टफोलियो हैं, बाकी जो कंस्ट्रक्ट आपको यूजुअल दिखता है उससे बहुत डिफरेंट कंस्ट्रक्ट है। हम एक चीज करते हैं कि ये देखें कि हमारा ओवरलैप कितना है बाकी हाउसेस के पोजीशनिंग के साथ। तो दिखता है कि जो मैक्स ओवरलैप हमारी किसी स्कीम का किसी हाउस के साथ होगा वो 20-25% के रेंज में होता है, और न प्राय ओवरलैप पिछले महीने का देखें तो 20% से कम ही है। तो ये हमारी पोजीशनिंग भी है। अगर किसी इन्वेस्टर को एक फंड खरीदना है जो कि बाकी फंडों से डिफरेंट हो, डिफरेंटली कंस्ट्रक्टेड हो, तो हमारे हाउस की तरफ जरूर देखें। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा विदेशी निवेशकों को और उनका ट्रेंड भी हमें समझना होगा। अ, आएंगे वो वापस और कब तक आएंगे? वैसे तो कहीं ना कहीं हम भले ही काफ़ी मैच्योर हो गए हों इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, बाजार भी हमारे काफ़ी मैच्योर हो गए हैं कम से कम प्री पैंडमिक की तुलना में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि एफआईआईज अगर बहुत ज़्यादा बिकवाली करें उसका असर तो बाजार पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। बट हमारा निजी निवेश भी इतना है कि बाजार को हम आगे ले जा सकते हैं, ये हमारे डीआईआईएस ने प्रूव तो कर लिया है। लेकिन एफआईआईज का अगर बहुत लंबे समय तक गायब रहना हमारे बाजार को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये बात भी सच नहीं है, सत्य नहीं है। तो उनका रुख आप कैसे समझ रहे हैं? भले ही इलेक्शन मैंडेट को लेकर अगर उनका नज़रिया समझना चाहें, बजट का तो वो भी इंतज़ार करेंगे। चाइना के वैल्यूएशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं अभी। हालांकि भारत प्रीमियम के साथ आता है, लेकिन यहाँ की ग्रोथ स्टोरी बहुत उम्दा है। हमारे घरेलू ट्रिगर्स यहाँ पर बहुत बढ़िया हैं तमाम डेवलप इकोनॉमीज़ के मुकाबले, अब भी अगर देखा जाए तो बताइएगा ज़रा, आपकी तो बहुत बातचीत होती रहती होगी, तो क्या आप भाप पाते हैं? दो तीन चीजें बताता हूँ। पहला कि एक जमाना था जब हमारा मार्केट
कंप्लीटली एफपीआई की चाल पे चलता था। वो आते थे तो हम ऊपर जाते थे, वो जाते थे तो हम लुढ़क जाते थे। आई थिंक जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कई कदम उठाए, इंश्योरेंस और पेंशन का फ्लो लार्जर कैप की तरफ डायरेक्ट किया, तो वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आई। कोविड के टाइम बहुत ज़बरदस्त फॉरेन सेलिंग हुई थी, बट फिर भी हमारा मार्केट रिलेटिवली स्पीकिंग संभला रहा। और जब अब रिटेल इन्वेस्टर लगातार आ रहा है, तो उससे जो ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन हुई है, अलोंग विद कपल्ड विद लेट्स से अर्निंग्स आल्सो शोइंग मच बेटर बुoyancy दैन बिफोर। अगर आप लंबे समय का डेटा देखोगे ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2008 से लेके 21 के बीच में केवल एक इंस्टेंस है 2 सालों की, जबकि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने अर्निंग ग्रोथ डिलीवर की। वरना 1 साल अर्निंग ग्रोथ, उसके बाद 1 या 2 साल अर्निंग डिग्रोथ देखने को मिलती है। 20 से लेके अभी तक हर साल वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। तो ये एक बहुत बड़ी ड्राइवर है मार्केट के लिए भी, मार्केट की ब्रेड्थ के लिए भी और रिटेल इन्वेस्टर को लगातार लाने के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स वेरी सपोर्टिव पॉलिसी मेकिंग। तो जो भी कुछ हुआ है और हमें आशा है कि वो कंटिन्यूड रहे। नाउ फॉरेनर्स में 2-3 चीज़ें हैं। एक, वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं और अगर कोई वेल्थ मैनेजर वहाँ पे एक किसी बड़े इन्वेस्टर को बोले कि इमर्जिंग मार्केट में पैसे लगाओ, तो वो एक कठिन कार्य है, वो आसान नहीं है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में चाइना हैज़ बीन वेरी वोलेटाइल, ऊपर-नीचे कुछ भी होता है। इस साल 30% बढ़ा है, बट फिर भी आपको इस साल नीचे से 30% बढ़ा है, बट फिर भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से काफ़ी डाउन है। रशिया वहाँ पे जाना नहीं चाहते। कुल मिला के जो चॉइसेस हैं, वो कम हो जाती हैं एंड जो एक्स्ट्रा रिटर्न आप प्रॉमिस कर सकते हो या इंडिकेट कर सकते हो, वो उनकी इंटरेस्ट जो इनकम आ रही है और करेंसी डिप्रिसिएशन के बाद कुछ ज़्यादा डिफरेंस बचता नहीं है। तो जो एफपीआई की व्हीकल्स हैं, उनके पीछे से मोस्टली इन्वेस्टर्स शायद पैसा निकाल रहे हैं, तो जो एक इमर्जिंग मार्केट फंड होता है, उसमें कई सारे फंडों में ओवरऑल शायद पैसे घट रहे होंगे, बढ़ नहीं रहे होंगे। मार्केट की बढ़ने की वजह से हर जगह शायद उनका एयूएम बढ़ता हुआ दिखता है। तो इज़ दी फर्स्ट थॉट। सेकंड, जब चाइना जैसा मार्केट चलने लगता है, जो इमर्जिंग मार्केट का सबसे बड़ा पार्ट है, तो वो सारी जगह से पैसा अपनी तरफ खींचता है, तो हमारे यहाँ से भी 3 महीने वहाँ पैसा चला गया। अब अगर वो मार्केट 30% चलने के बाद ठहरता है, तो ये एक कॉज़ पैसा बाहर जाने का चला जाएगा, व्हिच मीन्स कि आवर मार्केट शुड गेट वुड शुड सी लेसर सेलिंग। तो अब इस सिचुएशन में मेरे को बाहर से पैसा ज़्यादा आते हुए जल्दी में नहीं दिखता। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट कट हो, जैसे यूरो ज़ोन में इंटरेस्ट रेट कट हुई थी, तो उस दिन आपको बड़ा पैसा दिखा था। कुछ हद तक वो जो होता है शॉर्ट कवरिंग वाला भी पैसा हो सकता है। दे जस्ट वांट टू गेट द बुक्स मोर अलाइन्ड। इन द सिमिलर मैनर अगर यूएस में रेट कट शुरू हुए, तो उस समय आपको यहाँ पे फॉरेन फ्लोज की स्ट्रेंथ दिखेगी। इन द बिगिनिंग वो शॉर्ट कवरिंग टाइप की स्ट्रेंथ होगी, बट हाँ, शायद रेट जब कट के 3 साढ़े 3 तक पहुँच जाएँगे, तब आपको एक्चुअल फ्लो बेस्ड स्ट्रेंथ भी दिखेगी। इससे बीच में तो ये मार्केट इंडिया के फ्लोज पे ही चलेगा, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे को बाहर से लिंकेजेस अगर कम हो, तो बाहर वालों के लिए भी अच्छा है, वो दूसरे मार्केट में डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए डालते हैं पैसा, वो आज के दिन हमारा मार्केट प्रोवाइड करता है। बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा मार्केट ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, हम अपने फंडामेंटल्स पे चलते हैं, बाहर वाले अपने फंडामेंटल्स पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से प्रतीक सर काफ़ी विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं आपने और निवेशकों को दशा और दिशा पोर्टफोलियो के लिहाज से भी आपने आज बताई। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए। थैंक यू। और निवेश की एबीसीडी में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।